टारगेट सैल्यूट गाइस, नमस्कार। आज हम अपनी फ्रेंच रेवोल्यूशन की सीरीज का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। आपको याद होगा पिछले पार्ट में हमने एकदम माहौल सेट कर दिया था, जंग होने ही वाली थी, लेकिन अभी तक जंग हुई नहीं है, मतलब रेवोल्यूशन अभी तक हुआ नहीं है, उसका बैकग्राउंड पूरा सेट हो गया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एकदम स्टोरी की तरह हमने इसको समझ लिया है, जिससे जो पब्लिक सर्विस कमीशन वाले हमारे दोस्त हैं और जितने भी बैंक ऑफिसर्स बनने वाले दोस्त हैं या सीडीएस, एफकैट, डिफेंस ऑफिसर्स बनने वाले दोस्त हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको कुछ रटना ना पड़े। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो रियल लाइफ में हुई थी, तो सबसे आसान है उसे स्टोरी की तरह पढ़ना। तो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और अब ये देखते हैं कि आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। आपको याद ही होगा हमारी स्टोरी की मेन जो विलन थे उनका नाम क्या था? लुई 16, है ना? और लुई 16 ने हमारी स्टोरी के जो हीरोज थे, मतलब जो आम जनता इसमें हीरो है, उनको परेशान करने के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज करी थी कि वो टैक्सेस बढ़ाए जा रहे थे। इस बात को कौन भूल सकता है? उस बात पे जरा सा लौट के चलते हैं और उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हुआ क्या था। ओल्ड रेजिम का जो फ्रांस था, कौन मुझे बताएगा ओल्ड रेजिम का फ्रांस क्या होता है? हमने अभी पढ़ा था, पिछले पार्ट में ही हमने डिस्कस किया था कि ओल्ड रेजिम का फ्रांस क्या होता है। फ्रांस बिफोर 1789, याद आया? तो जो ओल्ड रेजिम वाला फ्रांस था उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत क्या कह लीजिए, अच्छी बात थी कि जो मोनार्क था, जो किंग था, वो अपने मन से टैक्सेस नहीं इम्पोज कर सकता था। ही डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल। कभी भी अगर उसको टैक्स बढ़ाने का मन है तो उसको एक काम करना पड़ेगा, उसको एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। आपको याद ही होगा हमने पढ़ा था कि 3 एस्टेट्स होते हैं और ये जो तीनों एस्टेट्स हैं ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे, ठीक है? और इन रिप्रेजेंटेटिव्स को मिला के एक पॉलिटिकल बॉडी बनती थी जिसको कहते थे एस्टेट्स जनरल। किंग जो है वो एस्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाता था, जिसमें वो नए टैक्सेस के प्रपोजल्स रखता था और फाइनली फिर ये प्रपोजल पास होते थे और नए टैक्सेस लगाए जाते थे। ठीक है, प्रोसेस तो हमें समझ में आ गया। और इसमें एक और बात थी, ये मीटिंग बुलाने का जो हक था ये किंग को था, तो वो जब चाहे तब मीटिंग बुला सकता है। लेकिन इतना आपको बता दें कि इस मीटिंग को बुलाना कोई आसान चीज नहीं होती थी। किंग को बहुत ज्यादा सरदर्द होता था, ठीक है? तो लास्ट टाइम इस मीटिंग को हिस्ट्री में बुलाया गया था 1614 में। उसके बाद 174 इयर्स तक किसी किंग ने ये बवाल पाला ही नहीं। उन्होंने कहा भाई हमको बुलाना ही नहीं। लेकिन क्योंकि अब आपको जैसा कि मालूम है, हम इतने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि सिचुएशन खराब होती जा रही थी 1789 में, किंग के पास पैसे ही नहीं थे, ट्रेजरी खाली पड़ी थी। तो 1789 में किंग लुई द 16th वाज फोर्स्ड, उनको जबरदस्ती भाई बुलाना पड़ गया स्टेट जनरल्स की मीटिंग को। वो चाहते नहीं थे लेकिन बुलाना पड़ गया क्योंकि टैक्सेस डिस्कस करने थे। तो 5 मई 1789 को किंग लुई द 16th ने मीटिंग रखी, कहा सब लोग आ जाओ भाई डिस्कस करते हैं नए टैक्सेस। उनको नहीं मालूम था कि अभी बवाल होने वाला है। एक बहुत ही खूबसूरत सा शानदार हॉल प्रिपेयर किया गया वर्साई में, जहाँ पे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और मीटिंग होगी। फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो था, दोनों ने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दी, तो मतलब टोटल 600 हो गए फर्स्ट और सेकंड मिला। ये लोग आके चेयर्स पे बैठ गए। चेयर्स जो थी वो एक दूसरे को फेसिंग लगाई गई थी, तो एक साइड पे फर्स्ट एस्टेट के लोग बैठ गए, दूसरे साइड में सेकंड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ गए। जो थर्ड एस्टेट था, जिसकी बेचारी की हालत सबसे खराब थी, उससे आए थे 600 रिप्रेजेंटेटिव्स, लेकिन इनके बैठने की कोई जगह नहीं थी, तो इनको बोला गया पीछे खड़े रहो। और अब आप सोचोगे कि थर्ड एस्टेट में तो बहुत टाइप के लोग थे ना, बिजनेसमैन, लॉयर्स, पेजेंट्स, फार्मर्स, सब लोग थे। तो थर्ड एस्टेट ने अपने कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे? यार ऑब्वियस सी बात है, आपको भी मालूम है किसको भेजा होगा। थर्ड एस्टेट में भी जो थोड़े प्रॉस्पेरस लोग थे, थोड़े एजुकेटेड लोग थे, वो आए थे, वो रिप्रेजेंटेटिव्स बन के आए थे। पेजेंट्स, आर्टिजन्स और विमेन, इनको इस असेंबली में आना अलाउड नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही थी। जितने भी ऐसे लोग थे जो अलाउड नहीं थे असेंबली में, वो लोग लेटर्स लिख सकते थे और वो ये लेटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को दे सकते थे। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये इन लेटर्स को इन असेंबलीज में लेके आते थे उनकी डिमांड्स के साथ। तो इस बार ये जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो थर्ड स्टेट से आए थे, ये लोग 40,000 लेटर्स लेके आए अपने साथ, जिसमें आम जनता की, लोगों की ग्रीवांसेस, डिमांड्स, ये सब लिखी हुई थी कि भाई उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है और वो क्या डिमांड्स चाहते हैं। अब असेंबली तो इकट्ठा हो गई, आगे काम बढ़ाते हैं। इसके पहले क्या होता था, असेंबली में माना जाता था कि हर एस्टेट का एक वोट होगा, तो 1 वोट फॉर द फर्स्ट एस्टेट, 1 फॉर द सेकेंड एंड 1 फॉर द थर्ड। तो इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब अगर फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट्स जो थोड़े प्रिविलेज थे, जो टैक्सेस नहीं पे करते थे, अगर कोई चीज है जो उन दोनों ने डिसाइड कर दी और उस पर वोट कर दिया, तो थर्ड एस्टेट उसमें कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उस बेचारे के पास एक ही वोट है।
तो इसलिए इस बार जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं उन्होंने कहा कि इस तरह से वोटिंग नहीं हो, ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने कहा हर एस्टेट को एक वोट देने से अच्छा है कि आप हर मेंबर को एक वोट दो। फर्स्ट एस्टेट के 300 लोग हैं, सेकंड एस्टेट के भी 300 लोग हैं और थर्ड एस्टेट के 600 लोग हैं। हर मेंबर को एक वोट दो और फिर डिसाइड करने दो। अब आप सोचो कि थर्ड एस्टेट वाले लोग आज तक तो ऐसा बोले नहीं, एकदम से उनको ऐसा आइडिया कैसे आ गया? ये 1 वोट 1 पर्सन वाला आइडिया जो आजकल डेमोक्रेसीज में फॉलो होता है। भैया हमने आपको बताया था ना, उस समय तक फिलोसफर्स जो थे वो अपनी बुक्स लिखने लग गए थे। तो हमने रूसो के बारे में बात करी थी, आपको याद होगा, बहुत ही फेमस फिलोसफर थे। उनकी बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने ये आइडिया रखा था कि हर इंसान को एक वोट मिलना चाहिए। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स रिटन बाय रूसो। इसलिए लोगों को ये आइडिया आया, उन्होंने किंग के सामने रख दिया। लेकिन किंग तो किंग था, उसने कहा नो। जब उसने मना कर दिया तो थर्ड एस्टेट के लोगों ने कहा ठीक है, फिर हमें मीटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना। वो वहां से चले गए, असेंबली छोड़ के चले गए। अब ये जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इनको अपने अंदर काफी जज्बा फील हो रहा था, बहुत फर्वर फील हो रहा था। एंड नाउ दे फेल्ट कि दे आर द स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन, क्योंकि वो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। और थर्ड एस्टेट में आप भी जानते हो मैक्सिमम जनता आती है, जितने भी मैक्सिमम लोग थे सब थर्ड एस्टेट को बिलोंग करते थे। तो अगर आप मैक्सिमम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हो तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि वो पूरी नेशन के बिहाफ पे, सारे लोगों के बिहाफ पे बोल सकते। 20 जून को उन लोगों ने क्या किया, वर्साई में जो ग्राउंड्स थे उसके इंडोर टेनिस कोर्ट में मिले वो लोग। ठीक है, आपको याद होगा असेंबली जो हुई थी वो 5 मई को हुई थी। अब ये आ गई बात 20 जून, 1-1.5 महीना बीत गया। 20 जून वाली मीटिंग में उन लोगों ने अनाउंस किया कि आज से हम हैं नेशनल असेंबली। आज से हम थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम से नहीं जाने जाएंगे, आज से हम कहलाएंगे नेशनल असेंबली। और उन्होंने कहा कि हम अपना ये ग्रुप, हम अपनी असेंबली तब तक बनाए रहेंगे जब तक हम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ना लिखते। वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहते थे जिससे फ्रांस का जो किंग है उसके पावर्स कम हो जाए। इस नेशनल असेंबली के जो लीडर्स थे वो 2 थे, मीराबाउ और एबे सियायस। दोनों के बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं। मीराबाउ जो थे वो एक नोबल फैमिली को बिलोंग करते थे, मतलब वो एक नोबिलिटी की फैमिली को बिलोंग करते थे, रिच थे। लेकिन रिच होने के बावजूद उनको ऐसा लगता था कि ये जो प्रिविलेज सोसाइटी है ये नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, और इसीलिए वो इस असेंबली का हिस्सा बने थे। मीराबाउ इसलिए भी जाने जाते थे क्योंकि वो अपने साथ एक जर्नल रखते थे, एक बुक जैसी रखते थे, नोटबुक जैसी, और वो काफी ज्यादा पावरफुल स्पीचेस देते थे। वर्साई में क्राउड्स जब इकट्ठा हुए थे तो उनको बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पीचेस दी थी मीराबाउ ने। एबे सियायस जो थे ये ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी पैम्फलेट लिखी थी जिसने लोगों को बहुत इंप्रेस किया था, बहुत इन्फ्लुएंस किया था। उस पैम्फलेट का नाम था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। तो आप देखो बात थर्ड एस्टेट की हो रही है, लेकिन जो एक्चुअली लीड कर रहे हैं वो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग हैं। इसी तरह से इस असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था बेली। इसकी एक बहुत ही फेमस पेंटिंग भी है जहाँ पे बेली जो है वो सेंटर में खड़े हुए हैं और बाकी जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ओथ ले रहे हैं अपना हाथ उठा के टुवर्ड्स बेली। ये जो पेंटिंग थी ये जैक्स लुई डेविड ने बनाई थी और ये बहुत ही फेमस है। तो ये तो हमने बात कर ली कि जो थर्ड एस्टेट के थोड़े इन्फ्लुएंशियल रिच लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी हो गए। लेकिन अभी बाकी फ्रांस बाकी है। वहां क्या हो रहा था? हो ये रहा था कि वो बेचारे परेशान हो रहे थे। दे वर सीविंग इन टर्मोइल। इतना परेशान हो रहे थे, इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे थे क्योंकि विंटर अभी अभी बीता था और बहुत बुरा विंटर था, बहुत ठंड पड़ी थी जिसकी वजह से काफी क्रॉप्स खराब हो गए थे। और क्रॉप्स खराब हो गए तो फिर से आपको क्या मालूम है, प्राइजेस फूड के और बढ़ते ही जा रहे थे। इन बेचारों को तो चैन ही नहीं मिल रहा है। ब्रेड का प्राइस बढ़ता जा रहा था। काफी सारे जो बेकर्स हैं वो उस बात का फायदा उठा के होर्ड कर रहे थे सप्लाईज, जिससे और दाम बढ़े, वो ब्रेड को और महंगा बेच पाए। लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता था अपनी स्टेपल डाइट, मतलब ब्रेड उनकी स्टेपल डाइट थी, उसके लिए। तो एक दिन फिर क्या हुआ, बहुत टाइम तक ऐसे लाइन में खड़े खड़े लोग परेशान हो गए। तो जो विमेन थी वो बहुत गुस्सा हो गई और झुंड में एकदम क्राउड्स में शॉप्स के अंदर घुस के अटैक करने लग गई। उसी टाइम के अराउंड क्या हुआ था, किंग ने अपने ट्रूप्स को बोला था पेरिस में एंटर करने के लिए। याद है जिस बात से हमने शुरुआत करी थी स्टोरी की। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बन रही है। हम कभी पास्ट में जा रहे हैं तो कभी फ्यूचर में जा रहे हैं। एकदम श्रीराम राघवन और क्रिस्टोफर नोलन जैसी स्टोरी बन रही है यहाँ पे। आप भी जानते हो ऐसे टाइम पे क्या होता है जब हर तरफ प्रॉब्लम्स फैली हुई हैं, पूरी कंट्री में प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लड़ाई हो रही है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, लोग शॉप्स में अटैक कर रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूजन है। ऐसे टाइम में एक चीज बहुत ज्यादा होती है जो और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, वो है रूमर्स फैलना। गलत अफवाहें जो फैलती हैं उससे और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। यहाँ पे भी यही हो रहा था। ऐसा थोड़ी है कि वो फ्रेंच है तो वहां नहीं होता, ऐसा है तो ह्यूमंस ही। तो वहां पे भी अब रूमर्स फैलने लग गए थे। एक विलेज से दूसरे विलेज तक ये बातें फैल रही थी कि द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैव हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। भाई अब इस टाइम में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका हो सकता है मतलब कुछ लोगों को ना मालूम, तो उस कंफ्यूजन को अभी क्लियर कर देते हैं। मैनर का मतलब होता है
किसी भी रीजन की जो नोबिलिटी होती है, जो लॉर्ड्स होते हैं, उनका घर और प्रॉपर्टी जो एरिया में होता है, जिस रीजन में जितने प्रेमिसेस में होता है, उसको कहा जाता है मैनर। और बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स क्या हुए? ब्रिगेंड्स ऐसे चोर हुए, ऐसे रॉबर्स होते हैं जो फॉरेस्ट्स में, माउंटेन्स में छुप के लोगों को लूटते हैं, उनको कहा जाता है ब्रिगेंड्स। तो यहाँ पे हिस्ट्री के साथ साथ आपकी इंग्लिश की तैयारी भी हो रही है। एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाने वाली है, तो उसके लिए आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हो साथ साथ, है ना? अच्छी टाइम सेविंग टेक्निक, एक तीर से दो निशाने। तो निशाना लगाते हैं और आगे पढ़ते हैं। लोगों को ये लगने लग गया कि जो लॉर्ड्स हैं, वहाँ रीजनल लोकल लॉर्ड्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो रॉबर्स को हायर कर रहे हैं कि जाओ और लोगों के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दो। अब आप कहोगे ये कहाँ से सेंस बनता है, लॉर्ड ऐसा क्यों कहेगा? भाई ये अफवाहें हैं, अफवाहों का कोई मतलब नहीं होता है, रूमर्स ऐसे ही फैलती हैं बिना सिर पैर की। तो यहाँ पे भी यही हो रहा था। लोग जो थे वो एकदम से परेशान होने लग गए और अफरा तफरी फैलने लग गई। लोग जो हैं उन्होंने लोहा लाठी जो मिला उससे शातोस पे अटैक करने लग गए। अब आप कहोगे शातो क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कोई बड़ा सा कासल या बड़ा सा घर, खूबसूरत सा रॉयल सा हाउस जो होगा, जहाँ पे किंग या कोई नोबलमैन रहता है, उसको कहा जाता है शातो। बहुत ही फैंसी वर्ड है, बहुत सिंपल मतलब है। इसका मतलब ये शातोस को अटैक करने लग गए। नोबल्स के घर में जो भी ग्रेन्स रखे थे, जो भी खाना रखा था, लोग उसको लूटने लग गए। जो पैसों का हिसाब रखा हुआ था नोबल्स के घर पे, मतलब जो पेजेंट्स को, फार्मर्स को जो पैसे उनको देने थे, वो सब हिसाब लोगों ने जला दिए। बहुत सारे जो नोबल्स थे वो डर के मारे अपने घरों से भाग गए। बहुत सारे तो दूसरे देशों में भाग गए। दे माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज। तो अब सिचुएशन जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और इतनी समझ लुई 16 को थी कि अब भाई सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आने वाली, अब लोग मेरी बात नहीं सुनने वाले। तो उन्होंने जो वाइज काम था वो किया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। ये जो तुम नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, आई विल एक्सेप्ट दिस, जिससे कि मेरी पावर्स जो है वो कम हो जाएंगी। अभी तक क्या था? अभी तक सिर्फ किंग ही ऑल पावरफुल था, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किंग से ऊपर आ जाएगा और किंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ये शुभ काम हुआ 4 अगस्त 1789 को, जब असेंबली ने एक डिक्री पास किया, एक लॉ पास किया कि फ्यूडल सिस्टम जो है वो अबॉलिश कर दिया जाएगा। फ्यूडल सिस्टम के अंडर में जो भी ऑब्लिगेशंस लिए जाते थे पेजेंट्स फार्मर्स से या टैक्सेस लिए जाते थे, उनको अबॉलिश कर दिया जाएगा और अब एक नया सिस्टम बनेगा। जो क्लर्जी के मेंबर्स थे, जो फर्स्ट एस्टेट के मेंबर्स थे, उनको भी फोर्स किया गया कि आप भी अपने प्रिविलेजेस गिव अप करिए। ऐसे नहीं चलेगा, यू आर नॉट स्पेशल, यू आर नॉट प्रिविलेज्ड। टाइट्स जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस लेते थे, चर्चेस लेते थे, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया और चर्च जो भी लैंड ओन करता था उसको कन्फिस्केट कर लिया और गवर्नमेंट को दे दिया गया। इस तरह से आपको मालूम है गवर्नमेंट के पास कितना लैंड वापस आ गया? वर्थ 2 बिलियन लीवर्स। तो आप याद करो कितना डेट था उनके पास। अगर किंग ने यही सब काम पहले कर लिया होता तो उतना डेट होता ही नहीं। उसको 2 बिलियन लीवर्स वर्थ लैंड ऐसे ही मिल गया। तो 1789 तक ये सब कुछ हो चुका था। किंग ने कहा कि ठीक है, तुम कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, आई एम विथ यू, आई विल एक्सेप्ट इट। तो अब वहां से ग्रीन सिग्नल मिल गया था। ये लोग फुल फ्लेजेडली लग गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में और 1791 में ये काम भी पूरा हो गया। नेशनल असेंबली ने जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 1791 तक तैयार कर दिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव था कि किंग के पावर को, मोनार्की के पावर को कम करना, टू पुट अ लिमिट टू द पावर्स ऑफ द मोनार्की। इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक ही इंसान को, किंग को पावर देने से अच्छा है कि एक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी सिस्टम हम फॉलो करें। 3 विंग्स हो गवर्नमेंट की, एक लॉज बनाए, दूसरी लॉज इंप्लीमेंट करे और तीसरी जो है वो जस्टिस करे। तो अब इस डिसीजन का मतलब समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे हो? इस डिसीजन का मतलब एक बहुत बड़ी चीज हो गई थी। वहां पे अगर अब आपसे कोई पूछे कि अब यहाँ पे 1791 के अराउंड फ्रांस में कौन से टाइप की गवर्नमेंट है, तो आप क्या कहो? मोनार्की है, मतलब किंग है, हाँ भाई है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ वो भी है। तो कौन सी गवर्नमेंट है? ये तो खिचड़ी पक गई। खिचड़ी नहीं पकी, एक नए फॉर्म की गवर्नमेंट बन गई जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एग्जांपल दो, तो आप कह सकते हो कि 1791 में या 1700s के एंड में, लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और उसके पीछे की जो कहानी है वो भी आपको अच्छे से मालूम। आपने हमने मिलकर साथ में ही तो उसका डायरेक्शन किया अभी। ठीक है, तो 1791 में मुबारक हो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन गया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर्स हैं वो नेशनल असेंबली के हाथ में दे दिए। और अब इस नेशनल असेंबली को कैसे इलेक्ट किया जाता था? इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पावर लोगों के हाथ में आ गया। लेकिन ये पूरी स्टोरी नहीं, अभी खुश होने की जरूरत नहीं। इन लोगों ने इतनी सारी लड़ाई लड़ी कि इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन अब आपको हंसी आएगी कि ये लोग खुद इक्वालिटी नहीं ला पाए अभी तक। इस चीज को समझने के लिए हम उस समय 1791 का फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम समझते हैं जरा। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि सिटीजन्स जो हैं वो नेशनल असेंबली के लिए वोट करते थे, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। सारे सिटीजन्स वोट नहीं करते थे, सबके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे अभी भी। सिर्फ मेन अबव द एज ऑफ 25 years कुड वोट।
मतलब पहली बात तो women were not allowed to vote and men younger than the age of 25 were not allowed to vote. चलो ये तो पहली चीज हो गई. आपका हो गया. और क्या? अभी इसमें एक और क्लॉज अटैच्ड है. अगर आप 25 ईयर्स से ऊपर हो और मेल हो तब भी गारंटी नहीं है कि आपको वोट करने मिलेगा. 25 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए, मेल होना चाहिए और उसको इतना टैक्स देना चाहिए विच शुड बी इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज. मतलब एक लेबर की जो वेज फिक्स करी गई थी तो पर डे की वेजेस को अगर आप इंटू 3 कर दो, उतना टैक्स एटलीस्ट अगर आप भर रहे हो और 25 ईयर्स से ऊपर हो और मेल हो, सिर्फ तभी आप एक एक्टिव सिटीजन माने जाओगे. और सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स वर अलाउड टू वोट. बाकी सारे जो सिटीजन्स थे उनको नाम दे दिया गया था पैसिव सिटीजन्स, मतलब वो वोटिंग नहीं कर सकते. तो इसका मतलब टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट्स ऑफ टैक्स पेयर्स. आपको जितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट चाहिए, आपको पहले एक्टिव सिटीजन बनना है तो पहले आप उतने टैक्सेस दो. फिर ये जो अब एक्टिव सिटीजन्स थे ये वोटिंग करते थे टू सिलेक्ट 50,000 इलेक्टर्स. ये आपस में ही 50,000 लोगों को सिलेक्ट करते थे और वो 50,000 जो लोग थे वो मेन इलेक्टर्स थे. वो लोग सिलेक्ट करते थे नेशनल असेंबली. तो 2 बार वोटिंग हो रही है. एक बार एक्टिव सिटीजन्स कर रहे हैं, वो 50,000 इलेक्टर्स सिलेक्ट कर रहे हैं और इलेक्टर्स जो हैं फिर वो फाइनल नेशनल असेंबली सिलेक्ट कर रहे हैं. नेशनल असेंबली यूज्ड टू कंट्रोल द पावर्स ऑफ द किंग और किंग के पास वीटो पावर था कि नेशनल असेंबली अगर कुछ कह रही है तो किंग उसे वीटो कर सकता है, मतलब मना कर सकता है कि नहीं ये सही नहीं है. नेशनल असेंबली जो थी वो मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करती थी और जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो जज को भी इलेक्ट करते थे. तो एक्टिव सिटीजन्स 2 चीजों के लिए वोटिंग कर रहे हैं, 50,000 इलेक्टर्स के लिए और जज के लिए. अगर आपको इलेक्टर बनना है और फिर फाइनली अगर आपको नेशनल असेंबली का मेंबर बनना है तो आप जितना ज्यादा टैक्स पे करोगे उतना आपके चांसेस हैं कि आप हायर पोस्ट पे पहुंच सकते हो. तो ये था फ्रांस का नया पॉलिटिकल सिस्टम. अब भाई एक और चीज है, उन्होंने इतनी मेहनत से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, आप उस पर नजर ही नहीं डाल रहे हो. उस पर भी तो एक बार नजर डालनी चाहिए ना. कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत उन्होंने करी थी एक बहुत ही अच्छी चीज से जिसका नाम है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स. नाम बहुत लंबा है लेकिन उसका मतलब समझिए. एक डिक्लेरेशन बनाया था उन्होंने कि एक ह्यूमन के, एक सिटीजन के क्या राइट्स होने चाहिए उसके बारे में. और कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत ही इस चीज से हुई थी. ये जो डिक्लेरेशन है ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया. इनफैक्ट इस पे पेंटिंग्स भी बनी थी. एक आर्टिस्ट थे ले बार्बियर जिन्होंने 1790 में एक पेंटिंग बनाई थी ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स. ये डिक्लेरेशन क्या कहता है? इसमें काफी सारे पॉइंट्स थे जिसमें से कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे आपकी बुक में दिए हुए. वो बेसिकली वही चीजें कहते हैं कि हर इंसान को कुछ बेसिक राइट्स मिलने चाहिए. ऑल पीपल, ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड दे हैव इक्वल राइट्स. यहाँ पे मेन का मतलब सिर्फ मेन नहीं है, मेल्स नहीं है. इट रेफर्स टू ऑल पीपल. इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन क्या कहता है. एंड राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब कुछ नेचुरल और इनएलिएनेबल लॉ हैं. इस वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है, नेचुरल एंड इनएलिएनेबल. दोनों का मतलब समझिएगा. नेचुरल का मतलब बाय बर्थ, आप जैसे ही बॉर्न हुए एज अ ह्यूमन तो नेचुरली ये कुछ राइट्स आपको मिल गए, ऐसा फ्रेंच लोगों का मानना था. और इनएलिएनेबल का मतलब हुआ जिनको लिया नहीं जा सकता, जिनको आपसे अलग नहीं किया जा सकता. They cannot be made alien to you. तो इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया था कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसको ये बेसिक राइट्स प्रोटेक्ट करने होंगे हर इंसान की. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन नया लिखा गया इस पे भी काफी लोग चर्चा कर रहे थे, डिस्कशंस कर रहे थे कि ये सही था, गलत था, कैसा था. तो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे जॉन पॉल मराट, जिन्होंने अपने न्यूज़पेपर लामी दू पीपल में एक छोटा सा पैसेज लिखा था इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसका एक छोटा सा एक्सर्प्ट आपकी बुक में दिया हुआ है. उनका ये मानना था कि ये फिर से, ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है ये फिर से रिच को फेवर कर रहा है और जो पुअर लोग हैं, जो आम जनता है, उनकी बात अभी भी नहीं सुनी गई है. अच्छा, यहाँ पे हम एक और इंटरेस्टिंग चीज पे आते हैं. उस समय के जो मैक्सिमम लोग थे ना वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो रीडिंग राइटिंग नहीं जानते थे. तो कभी भी अगर इम्पोर्टेंट आइडियाज स्प्रेड करने हैं तो वो कैसे स्प्रेड करेंगे? वो लोग क्या करते थे उस समय के लोग, वो पॉलिटिकल सिंबल्स यूज करते थे. तो जो रीडिंग राइटिंग नहीं जानता है वो उस पिक्चर को, सिंबल को देख के समझ जाएगा कि इसका क्या मतलब है. तो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स दिए हैं, हम उनका मतलब देख लेते हैं. पहला पॉलिटिकल सिंबल था द ब्रोकन चेन. चेन्स क्योंकि उस समय यूज किए जाते थे स्लेव्स को बांधने के लिए, तो ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री. सेकेंड सिंबल था द बंडल ऑफ रॉड्स. ये तो आपने बचपन में कहानी भी सुनी होगी कि एक लकड़ी को आराम से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर उन लकड़ियों का बंडल बना दोगे तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा. सो ये कन्वे करता है कि स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी. एकता बनाए रखो तो स्ट्रांग रहोगे. थर्ड सिंबल था द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट. ये जो आई का सिंबल था, दिस शोज नॉलेज. और जो रेज निकल रही हैं वो सन की रेज की तरह हैं, जो इग्नोरेंस के बादलों को हटा रही. ये नॉलेज फैला रही हैं, ज्ञान बढ़ा रही हैं, अज्ञानता हटा रही. ये सिंबलाइज कर रही हैं कि ज्ञान बढ़ाओ और अज्ञानता हटाओ. नेक्स्ट सिंबल था सेप्टर. सेप्टर वॉज द सिंबल ऑफ रॉयल पावर. जो किंग का, मोनार्की का पावर था, उसका सिंबल था सेप्टर.
जो फिफ्थ सिंबल था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एक स्नेक है जो अपनी ही पूंछ को काट रहा है। इसको कहा जाता था सिंबल ऑफ इटर्निटी, जो हमेशा चलता रहे। क्योंकि अगर आप इस सिंबल को ध्यान से देखो तो ये एक रिंग बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है, और सर्कल का तो कोई बिगिनिंग और एंड होता ही नहीं है। तो ये जो सिंबल है ये इटर्निटी को डिपिक्ट करता है, हमेशा के लिए। नेक्स्ट है द रेड फ्रिजियन कैप। ये वो कैप है जो कोई भी स्लेव जब फ्री हो जाता था उसके बाद वो इस कैप को पहनता था। ये उनकी फ्रीडम का सिंबल था। ब्लू व्हाइट रेड नेक्स्ट सिंबल था, ब्लू व्हाइट रेड। ये आपको मालूम ही होगा फ्रांस के नेशनल कलर्स हैं। ये आज भी फ्रांस का जो फ्लैग है वो इन्हीं 3 कलर्स में है। सो दीज डिपिक्टेड द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट सिंबल था एक विंग्ड वुमन का, एक ऐसी वुमन जिसके पास विंग्स हैं, और ये डिफाइन करती थी द लॉ। शी वाज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। उन्होंने लॉ को, कानून को इस तरह से सिंबलाइज किया था। लास्ट सिंबल था द लॉ टैबलेट। ये दिखाता है दैट द लॉ इज सेम फॉर एवरीवन। लॉ के सामने सब बराबर हैं, कोई स्पेशल नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं है। तो अभी तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार है, किंग लुई द 16 ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, और फ्रांस जो है मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तक आ गई है। लेकिन अभी भी एक बहुत लंबी जर्नी बाकी है, इसको एक रिपब्लिक बनना बाकी है। ये जो हम बातें कुछ चंद मिनटों में कर ले रहे हैं, आप सोचो इसके लिए लोगों ने सालों साल स्ट्रगल किया था। इसकी क्या रेलेवेंस होगी उस समय के जो लोग होंगे, उन्होंने क्या क्या फेस किया होगा अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और फ्रांस को वैसा बनाने के लिए जैसा आज वो है। स्टोरी काफी अच्छी बिल्डअप हो गई है, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कि कैसे फ्रांस ने पूरी तरह से मोनार्की जो है वो अबॉलिश कर दी और एक रिपब्लिक बन गया। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो पूरी सीरीज है इसको हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि फिर कोई भी एग्जाम हो, किसी एग्जाम की हिम्मत नहीं है कि आपको डेटर कर पाए। एग्जाम में फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको फोड़ आओगे, ये हमारा प्रॉमिस है। अब आप अपना प्रॉमिस निभाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। ऐसे लेक्चर्स कंटिन्यू करना है यार, आपका साथ हम देते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। आप एक छोटी सी चीज करनी है, आपको ज्यादा वक्त नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगती है, सिंपली सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करना है। यार नॉलेज बांटने से बढ़ती है ना? दूसरों का भी भला करो, और कमेंट करके हमें बताओ कि आपको ये जो स्टोरी बन रही है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में, ठीक है? और हम अगली बार मिलेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट के साथ। देखें तो कि फ्रेंच लोगों ने आगे क्या किया फिर। तो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।